अमेरिका का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड कैरिबियन सागर पहुंच गया है। वेनेजुएला को घेरकर बढ़ती तनावपूर्ण स्थिति के बीच ट्रंप प्रशासन की कथित मादक पदार्थ तस्करी और आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ सैन्य अभियान को तेज करने के हिस्से के रूप में इस युद्धपोत को तैनात किया गया है। सोमवार 17 नवंबर को टीआरटी वर्ल्ड की रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की गई। रिपोर्ट के अनुसार रविवार को अमेरिकी साउदर्न कमांड ने कैरिबियन सागर में इस तैनाती की घोषणा की। कमांड ने बताया कि रक्षा मंत्री पिट हेग्सेथ के निर्देश पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल को समर्थन देने के लिए ये कदम उठाया गया है। इसका लक्ष्य उन आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त करना है जिन्हें अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जा रहा है। 4000 से अधिक नाविकों और कई लड़ाकू विमानों से लैस ये विशाल विमान वाहक पोत अब क्षेत्र में मौजूद इवो जिमा एम्फीबियस रेडी ग्रुप, एक मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट और अन्य अमेरिकी बलों के साथ समन्वय में काम करेगा। ये सभी यूनिट नए गठित जॉइंट टास्क फोर्स साउदर्न स्पीयर के तहत संचालित होते हैं, जिसका उद्देश्य आपराधिक नेटवर्क को खत्म करना बताया गया है। जेराल्ड आर फोर्ड अपने पूरे स्ट्राइक ग्रुप के साथ है, जिसमें शामिल हैं कैरियर एयरविंग 8 की 9 स्क्वाड्रून, 2 आर्ले बर्ग मिसाइल विध्वंसक यूएसएस बैनब्रिज और यूएसएस मेहान और वायु रक्षा से लैस युद्धपोत यूएसएस विंस्टन एस चर्चिल। दूसरी ओर साउथकॉम ने यह भी बताया कि पूर्वी प्रशांत महासागर में अमेरिका ने एक और नौका पर हमला किया जिसमें संदिग्ध 3 मादक पदार्थ तस्कर मारे गए। बयान में कहा गया कि यह हमला एक निर्दिष्ट आतंकवादी संगठन के नियंत्रण वाली नाव पर किया गया और यह नौका मादक पदार्थों की अवैध धुलाई में शामिल थी। कैरिबियन में इस तैनाती को वेनेजुएला को लेकर बढ़ते तनाव की प्रतिछाया माना जा रहा है। सितंबर में वेनेजुएला की एक स्पीड बोट पर हमले के बाद यह तथाकथित मादक विरोधी अभियान शुरू हुआ था, जो अब पूर्वी प्रशांत तक फैल चुका है। अभियान शुरू होने के बाद से अब तक कम से कम 21 हमले किए गए हैं, जिनमें 82 लोग मारे गए हैं। अमेरिका की मध्यस्थता में गाजा उपत्यका में युद्ध विराम लागू है, लेकिन दक्षिण गाजा के रफा शहर में मलबे के नीचे संघर्ष जारी है। युद्ध विराम के 1 महीने बाद भी कई हमास लड़ाके अब भी भूमिगत सुरंगों के छोटे छोटे कमरों में फंसे हुए हैं। ये स्थिति युद्ध विराम को स्थायी बनाने के प्रयासों को जटिल कर रही है। युद्ध विराम के बाद गाजा 2 हिस्सों में बंट गया है। येलो लाइन के पूर्व का इलाका अब भी इजराइल के नियंत्रण में है और रफा उसी क्षेत्र में आता है। पश्चिम में हमास धीरे धीरे फिर नियंत्रण स्थापित कर रहा है। भूमिगत फंसे करीब 200 हमास लड़ाकों का भविष्य अब सैन्य से अधिक कूटनीतिक संकट बन गया है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कहा है कि वो इन लड़ाकों को बाहर निकलने या हमास नियंत्रित क्षेत्र में लौटने नहीं देंगे। हमास का जवाब है कि उसके लड़ाके न आत्मसमर्पण करेंगे न हथियार डालेंगे। अमेरिका इजराइल पर समाधान की ओर बढ़ने का दबाव बना रहा है। अमेरिकी दूत और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने भी नेतन्याहू से इसी मुद्दे पर चर्चा की है। युद्ध विराम के दूसरे चरण में गाजा में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल, हमास को निरस्त करना और इजरायली सैनिकों की और वापसी शामिल है, लेकिन सुरंगों में फंसे लड़ाके इस प्रक्रिया को और कठिन बना रहे हैं। कुछ समय के लिए लड़ाकों को तीसरे देश भेजने का भी विचार हुआ था, जिसमें तुर्की का नाम प्रस्तावित था, लेकिन यह योजना आगे नहीं बढ़ी। इस बीच इजरायल सुरंगों पर छोटे छोटे सैन्य अभियान चला रहा है और इन्हें अमेरिका समर्थित युद्ध विराम समझौते का हिस्सा बता रहा है, जबकि हमास इसे अमेरिका 20 दफा योजना का उल्लंघन मानता है। अगर अमेरिका सऊदी अरब को F-35 लड़ाकू विमान बेचता है तो ये सौदा सऊदी और इजरायल के बीच संबंध सामान्य करने की शर्त पर होना चाहिए। ये मांग इजरायल ने उठाई है। 2 इजरायली अधिकारियों ने बताया कि इजरायल को F-35 बिक्री से आपत्ति नहीं है, बशर्ते इसके बदले सऊदी इजरायल सामान्य राजनयिक संबंध स्थापित हों। मंगलवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बैठक में यह मुद्दा प्रमुख रूप से उठ सकता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट कहती हैं कि इस यात्रा में संबंध सामान्यीकरण पर बात आगे बढ़ने की संभावना कम है। इजरायल मानता है कि बिना किसी राजनीतिक लाभ के इतनी उन्नत तकनीक किसी को देना गलत है। उनका तर्क है कि सऊदी की भौगोलिक निकटता इसे और संवेदनशील बनाती है, क्योंकि सऊदी क्षेत्र से उड़कर F-35 कुछ ही मिनटों में इजरायल पहुंच सकता है। द गार्डियन की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका शांति स्थापना नहीं बल्कि गाजा को ग्रीन जोन और रेड जोन में बांटकर लंबे समय तक विभाजित रखने की योजना बना रहा है। ग्रीन जोन में अंतर्राष्ट्रीय सैनिक होंगे जो इजरायल के साथ समन्वय में काम करेंगे। रेड जोन वो क्षेत्र है जहां अधिकांश फिलिस्तीनी रहेंगे और जहां पुनर्निर्माण को भी शामिल नहीं किया गया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने स्वीकार किया कि गाजा को एकीकृत इकाई बनाना अब सिर्फ एक उम्मीद भर है। यूरोपीय देशों ने इस योजना को राजनीतिक रूप से असंभव और अव्यवहारिक बताया है। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि यह मॉडल फिलिस्तीनियों को स्थायी विस्थापन और बाहरी कंट्रोल की ओर धकेलता है। फिलिस्तीनियों को सिर्फ एक कमजोर पुलिस बल देने का प्रस्ताव दिखाता है कि यह पूरी योजना शासन या अधिकारों के बारे में नहीं, केवल नियंत्रण के बारे में है। कीव में 7 लोगों की मौत के एक दिन बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से फिर ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम देने की अपील की है। सर्दी बढ़ने के साथ
ऊर्जा ढांचे पर हमलों का खतरा भी बढ़ रहा है। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के रियाजन क्षेत्र में एक तेल रिफाइनरी पर हमला किया ताकि रूसी मिसाइल क्षमता कमजोर की जा सके। रूस का कहना है कि उसने 25 ड्रोन मार गिराए। तेहरान कई दशकों के सबसे गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। महीनों से बारिश नहीं हुई और झीलों और रिजर्वोयर का पानी खत्म होने लगा है। स्थिति इतनी गंभीर है कि साले मजार में बारिश के लिए हजारों लोगों ने विशेष प्रार्थना की। विशेषज्ञों का कहना है कि समस्या सिर्फ कम बारिश नहीं बल्कि दशकों से जारी खराब जल प्रबंधन, अवैध बोरवेल और अक्षम कृषि नीति भी इसके लिए जिम्मेदार है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान पर किसी भी आक्रमण का जवाब तत्काल और बेहद कड़ा होगा। इस्लामाबाद में एक समारोह में उन्होंने कहा कि मई में पाकिस्तान का दुश्मन पराजित हुआ और ये अल्लाह की मदद से संभव हुआ। उन्होंने संकेत किया कि पाकिस्तान किसी भी खतरे के लिए पूरी तरह से तैयार है।